नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969708606089453864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ग्राम विकास अधिकारी की पुनर्परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, जो कि 26-27 जून को प्रस्तावित है अभी तक, तो यहाँ पर हम मॉक टेस्ट आपको लगातार दे रहे हैं सेक्शन वाइज, और फुल लेंथ मॉक भी आपको मिलेंगे। ये सामान्य जानकारी से जुड़ा हुआ यानी जनरल अवेयरनेस का मॉक है। इसे अटेम्प्ट कीजिएगा। देखिएगा, इसमें 50 प्रश्न हैं जैसा कि परीक्षा में आपको मिलेंगे, और इसमें आप बेहतर अभ्यास कर सकते हैं, अपनी कमियों का पता लगा सकते हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न को देखें। बाइलिंगुअल फॉर्मेट है तो आप अपनी सुविधा अनुसार भाषा का चयन कर सकते हैं। यहाँ कहा गया कि द गवर्नमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ रिसेंटली अनाउंस द इंट्रोडक्शन ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड फॉर वेरियस स्पोर्ट्समैन। ये कौन से राज्य की सरकार है जिसने कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड देने की घोषणा की है अपने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से? इसमें देखें और बताएं। और इसका जो सही जवाब है वो इसमें सी हो जाएगा। ये राजस्थान की सरकार है जिसके द्वारा ऐसी अनाउंसमेंट की गई थी। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। दूसरे प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि हु एमंग द फॉलोइंग हैज़ रिसेंटली इनॉग्रेटेड द नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन न्यू दिल्ली। ये जो जनजातीय अनुसंधान है नेशनल लेवल का, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है ये तो आपको बता दिया गया, नई दिल्ली। लेकिन किसके माध्यम से किया गया है, किसने इसका इनॉग्रेशन किया है, वो आपको बताना है। देखिए और बताइए। तो प्रश्न संख्या 2, करेक्ट आंसर इसमें से कौन सा होना चाहिए? इसका हो जाएगा सी वाला। हमारे गृह मंत्री जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022, इसमें भारत की रैंक नहीं पूछी गई है लेकिन आपको पता होनी चाहिए। फिलहाल आप ये बताइए कि पहले स्थान पर कौन सा देश। यहाँ पर कुछ देशों के नाम दिए हैं जो कि अक्सर आगे रहते हैं ऐसे इंडेक्सेस में, और करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इसमें से फिनलैंड। ठीक है, फिनलैंड जो है वो पहले स्थान पे है और इसीलिए हम ए को चुनेंगे। भारत की रैंक इसमें 136 थी जो कि बहुत खराब कही जा सकती है। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। इसमें फसाई का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। कोई भी डब्बा बंद खाद्य पदार्थ जो होता है, पैकेट में आप लेते हैं चिप्स इत्यादि या कुछ भी, तो उसके ऊपर ये फसाई लिखा हुआ होता है और कई तरह के और भी टैग होते हैं। तो इसका पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। FSSAI ये शॉर्टकट है, इसका फुल फॉर्म बताइए। नीचे विकल्प दिया है, ध्यान से देखिए। ये विकल्प आप देख पा रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो इसमें डी हो जाएगा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसी को कहा जाता है शॉर्ट में फसाई। इसके बाद प्रश्न संख्या 5, यहाँ कहा गया कि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने हाल फिलहाल में कुछ बैंकों के साथ यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो यहाँ बैंक सम्मिलित है ये तो आपको मालूम हो गया, लेकिन कौन सा बैंक उसमें शामिल नहीं है वो आपको बताना है। ये नहीं शब्द बहुत हानिकारक होता है, आप जानते हैं। अगर प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ा गया और नहीं उसमें आपसे गलती से छूट गया तो उसके बाद नेगेटिव मार्किंग का भुगतान आपको करना पड़ेगा, और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग अच्छी खासी है। तो बताइए इसमें से करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और सिडबी का नाम दिया हुआ है यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। डी वाला ऑप्शन ये कहता है कि इसमें से कोई भी बैंक ऐसा नहीं है जो कि इसमें शामिल ना हो, तो हम चुनेंगे किसको? करेक्ट आंसर डी ही हो जाएगा। ठीक है, इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसको कि हम बाहर कर सकते हैं, अर्थात समझौते में ये सभी शामिल थे। वैसे सभी बैंकों का नाम आपको पता होना चाहिए, तो इसमें भारतीय स्टेट बैंक का नाम नहीं दिया है। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी इसमें शामिल होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि एन एग्रीमेंट हैज़ रिसेंटली बीन साइंड बिटवीन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ, कौन से देश का नाम आप यहाँ भरेंगे वो खाली स्थान आपके लिए छोड़ा गया है। टू इन्हेंस कोऑपरेशन इन पेमेंट सिस्टम, डिजिटल फाइनेंस इनोवेशन, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और इस तरह की तमाम जो दिक्कतें होती हैं, टेररिस्ट फंडिंग होती है, उन सब से निपटने के लिए हमारे रिजर्व बैंक ने किसी देश के बैंक के साथ हाथ मिलाया है। वो कौन सा देश है ये आपको बताना है। यहाँ देश का नाम नीचे दिया हुआ है।
तो प्रश्न संख्या 6, करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का ये बैंक है और हमारे भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा यहाँ जो समझौता है उस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसमें दोनों देश शामिल है, दोनों इस समझौते में। इसे आपने देखा। प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। यहाँ पर यार लैपिड नाम के एक व्यक्ति का जिक्र किया गया है, ठीक है। यार लैपिड क्या है? ये एक इंसान है, ये किसी मशीन का या रोबोट का नाम नहीं है। अब आपको ये बताना है कि आधिकारिक रूप से कौन से देश के और कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ये प्रधानमंत्री बने हैं, ये अच्छी बात है। कौन से नंबर के हैं, किस देश के हैं, आप बताइए। इसमें क्रम दिया हुआ है, देशों का नाम दिया है, और सही जवाब क्या होना चाहिए इसमें ध्यान से देखिए। लेबनान, इजराइल, जॉर्डन और ग्रीस दिया है। फिलहाल इसका सही जवाब हो जाएगा इजराइल, ठीक है। ये इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने 14वें नंबर के, ठीक है। इनका क्रम था 14वां। इसके बाद प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि द्रौपदी मुर्मू यानी हमारी माननीय राष्ट्रपति महोदया, ठीक है, इनके द्वारा अभी मतलब इन्हें 15वीं राष्ट्रपति के तौर पे अपॉइंट किया गया है। माफ़ कीजिएगा, यहाँ शब्दों का थोड़ा सा हेरफेर है। द्रौपदी मुर्मू जो है ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है, महिला राष्ट्रपति हैं। हालांकि इससे पहले भी महिला राष्ट्रपति भारत की हो चुकी हैं, ठीक है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। फिलहाल आप ये बताइए कि ये राष्ट्रपति बनने से पहले कौन से राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी। ये गवर्नर रह चुकी हैं, लेकिन किस राज्य की थी ये आपको बताना है। तो प्रश्न संख्या 8, सही जवाब इसमें राज्यों के नाम को देखकर बताएं। करेक्ट आंसर क्या होगा? इसमें झारखंड हो जाएगा, ठीक है। झारखंड की ये पहली महिला राज्यपाल थी और उसके बाद इन्हें राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ। इसके बाद प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि 31 जुलाई से लेकर 5 अगस्त यहाँ तक, मतलब ये पूरा जो समय था, इसमें विश्व मृदा विज्ञान कांग्रेस 2022 को ऑर्गेनाइज किया गया था। समय भी पूछता है तो आपको समय पता होना चाहिए। फिलहाल यहाँ आपसे पूछ रहा है कि इसकी थीम क्या थी, इसका ध्येय क्या था, क्या उद्देश्य लेकर इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। तो नीचे दिया हुआ है सॉयल साइंस क्रॉसिंग बाउंड्रीज चेंजिंग सोसाइटी, सॉयल साइंस सेफ्टी बाउंड्रीज एंड चेंजिंग सोसाइटी, यहाँ चेंजिंग नहीं है, ध्यान दीजिएगा। सॉयल साइंस क्रॉसिंग बाउंड्रीज एंड चेंजिंग सोसाइटी, ऐसे करके इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको जो सही थीम है उसका चुनाव करना है, ध्यान से देखिए। और प्रश्न संख्या 9, सही जवाब इसका ए वाला हो जाएगा, यही सही था। मृदा विज्ञान क्रॉसिंग बाउंड्रीज यानी हम सीमाओं को पार करेंगे और समाज को बदलेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10, भारतीय राष्ट्रीय संघ ये पुराना नाम था और किसी एक व्यक्ति के सुझाव पर इसके नाम को बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया, जो कि आज तक चल रहा है। तो आप बताएं कि वो महापुरुष कौन थे। इसमें कुछ व्यक्तियों के नाम दिए हैं, जैसे कि फिरोज शाह मेहता हैं, WC बनर्जी हैं यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं, दादा भाई नौरोजी हैं, और कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा भी दिया हुआ है। तो ये जो 10वां प्रश्न है इसका सही जवाब इसमें से होना चाहिए, ध्यान से देख लें। ये दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है, पारसी थे और इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र की और धन के निष्कासन की जानकारी, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण हो रहा है, दोहन हो रहा है, और यहाँ से जो हमारी वेल्थ है उसको ड्रेन करके फॉरेन पहुँचाया जा रहा है, यूरोप में दिया जा रहा है, वहाँ अंग्रेज इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। ये चीज़ सबसे पहले इन्होंने बताई थी, ठीक है। तो इसमें सी वाले ऑप्शन को और इन्हीं के सुझाव पर नाम चेंज किया गया था। इसके बाद प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। यहाँ बात हो रही है अगस्त क्रांति की यानी क्विट इंडिया मूवमेंट की। अगस्त 1942 की बात है। महात्मा गांधी के द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का ये कौन से स्थान पर आयोजित हुआ अधिवेशन था जहां से कि भारत छोड़ो आंदोलन को लॉन्च किया गया। समय था 1942। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध अपनी चरम सीमा पर था। ऐसा लग रहा था कि जर्मनी और जापान का पलड़ा बहुत भारी हो गया है और मित्र राष्ट्र हारने वाले हैं, और मित्र राष्ट्रों का ही गुलाम हमारा देश था, ब्रिटेन का उपनिवेश। तो इसलिए जापानी आक्रमण का खतरा और जर्मनी की ओर से जो आशंकाएं थी वो हमें भयभीत कर रही थी। तो इसमें हमने बीड़ा उठाया कि हम देश को आज़ाद करेंगे। तो इसमें आप देखें कौन सा स्थान था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का। और ये जो 11वां प्रश्न है इसका सही जवाब इसमें से बॉम्बे हो जाएगा। ग्वालियर टैंक मैदान था वहाँ का, जिसका नाम बाद में चेंज करके अगस्त क्रांति मैदान कर दिया गया, और वहाँ से गांधी जी ने ऐतिहासिक भाषण दिया था, करो या मरो का नारा दिया था। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि आत्माराम पांडुरंग इनके द्वारा 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। प्रश्न में ही आधी जानकारी छिपी हुई है, ये भी आपके काम की, ध्यान से देखिए। पूछा जा सकता है संस्थापक कौन, समय कौन सा। अब आपको ये बताना है कि ये जो प्रार्थना समाज है ये कहाँ पर स्थापित किया गया। इसकी स्थापना का जो स्थान है वो आपको चुनना है। देखें और बताएं। तो अब ये जो 12वां प्रश्न आप देख रहे हैं इसका सही जवाब इसमें से ए हो जाएगा। ये बंबई में स्थापित होता है, ठीक है। इसका स्थान क्या है? बंबई है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13, मौर्य काल में कृषि भूमि पर निम्नलिखित में से कौन सा कर लगाया जाता था। अब यहाँ पर सीता दिया हुआ है, बलि दिया है, भाग दिया है और नॉन ऑफ दीज ये हमेशा मौजूद रहता है। देखिए और बताएं।
तो शब्दों का अर्थ समय और परिस्थिति के हिसाब से बदलता है। जैसे सीता शब्द को आप देख रहे हैं तो मौर्य काल में सीता का मतलब कुछ और है, हालांकि ये कृषि से ही संबंधित है। और वैदिक युग को अगर आप देखेंगे, ऋग वैदिक काल, तो वहाँ सीता का मतलब कुछ दूसरा होता है। यहाँ ध्यान से आप देखें और अर्थ निकालें। तो जो 13वां प्रश्न आप देख रहे हैं इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें से सी वाला, भाग कहा जाता था। भाग जो है ये कृषि भूमि पर लगने वाला कर होता था, फसल के उत्पादन के आधार पे से निर्धारित किया जाता था। बलि जो है ये राजा को दिया जाता था, ये बाली नहीं था, बाली तो सुग्रीव के भाई थे, ठीक है। ये बलि है और बलि जो है ये कर होता था, जिसे कहते हैं ना बलि चढ़ा रहे हैं, बलिदान दे रहे हैं। तो वैसे ही ये राजा को चढ़ाया जाने वाला स्वैच्छिक कर होता था, इसे धार्मिक कर की संज्ञा दी गई। सीता जो है ये भी राजकीय भूमि पर वसूला जाने वाला कर होता था, मतलब सामान्य जमीन पर भी लिया जा सकता था, इसका निर्धारण राजा करता था, ठीक है। और ऋग्वैदिक काल में सीता का मतलब होता था हल से खींची हुई रेखा। तो यहाँ पर अर्थ बदल गया है। फिलहाल हमारा सही उत्तर हो जाएगा भाग, ठीक है। इसके बाद प्रश्न संख्या 14 को देखें। देखिए दोस्तों, अशोक के अभिलेखों को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो इसके बड़े इंस्क्रिप्शन हैं और छोटे वाले हैं सभी इसमें काम के पूछे जाते हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है शरेकुना इंस्क्रिप्शन के बारे में, यानी शिलालेख के बारे में। ये स्टोन इंस्क्रिप्शन है, इसकी लोकेशन कहाँ पे है? अशोक का है, इसमें कोई संदेह नहीं है कहाँ पे वो आपको बताना है। इसमें कंधार, मस्की, पिकलीहल और हल्लूर दिया है। विकल्प करीबी हैं तो आपको थोड़ा सोच समझ कर जवाब देना है, और सही जवाब इसका हो जाएगा कंधार, ठीक है। कंधार में ये स्थित है और वहाँ से प्राप्त हुआ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15, श्रेणिक के नाम से इसमें से किसको जाना जाता था? हर्यक वंश के यहाँ कुछ राजाओं के नाम दिए हैं, जैसे कि अजातशत्रु, बिंबिसार, उदयन। ये क्रमवार है एक क्रम से। अब इसमें आप देखें और बताएं श्रेणिक किसका नाम था। तो हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? मगध का जो शक्ति उत्कर्ष होता है वो हर्यक वंश के ही समय से शुरू होता है। हालांकि उससे पीछे अगर पौराणिक इतिहास को हम सच मान लेते हैं तो बृहद्रथ राजवंश उससे पीछे शासन कर रहा था और जरासंध उसका सबसे प्रतापी राजा था और वो मगध की शक्ति को सबसे ऊपर ऊंचे स्थान तक ले जाता है। लेकिन जहाँ तक ऐतिहासिक साक्ष्य हमको मिलते हैं तो उसमें हर्यक डायनेस्टी से हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। तो हर्यक डायनेस्टी की स्थापना करने वाला बिंबिसार था और उसके बाद उसका बेटा अजातशत्रु और उसके बाद उदयन। अब इसमें से श्रेणिक नाम जो है वो असल में बिंबिसार का ही था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड था, शासनकाल था, जो कि शुरू होता है गुलाम वंश से और समाप्ति इसकी होती है लोधी वंश पे। तो इसमें आपको बताना है कि सल्तनत काल में न्याय विभाग कौन सा होता था? जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस था वो इसमें से कौन सा था? तो यहाँ कुछ विभागों के नाम दिए हैं, जैसे कि दीवाने रिसालत है, दीवाने अर्ज है, दीवाने बंदगान है और दीवाने कज़ाए ममालिक। काजी जो होता है ना वो न्यायकर्ता होता है। काजी शब्द जो है वो न्यायाधीश या न्याय देने वाले व्यक्ति से जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ कज़ा जो शब्द है उसे आप काजी से मिला सकते हैं और ऐसे आप अपने सही उत्तर तक पहुँच सकते हैं। तो शब्दों के अर्थ को टटोलने की कोशिश करिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, दीवाने कज़ाए ममालिक। बाकी जो है वो भी आपको पता होने चाहिए, जैसे कि दीवाने रिसालत जो था ये अपीलेट के लिए होता था, अपीलीय विभाग होता था, यहाँ आप अपनी अर्जी लगा सकते थे। इसके अलावा दीवाने अर्ज जो है ये सैन्य विभाग होता था, मिलिट्री डिपार्टमेंट। और गुलामों का जो विभाग था, बंदों का जो विभाग था, बंदे यानी गुलाम, तो वो दीवाने बंदगान कहलाता था। इसके बाद प्रश्न संख्या 17 को देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया कि ब्राह्मणों से भी जजिया वसूलना शुरू कर दिया गया था सल्तनत काल में, तो ये दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था ऐसा? अब यहाँ सल्तनत काल दिया होता तो काम आसान हो जाता, गलती से मेरे मुंह से निकल गया। लेकिन असल में यहाँ पर यह पूछा गया है कि दिल्ली का सुल्तान, तो इसमें आप लॉजिक लगा सकते हैं दोस्त कि सुल्तान शब्द जो है ये मुगल काल में तो इस्तेमाल होता नहीं था, उस समय तो बादशाह होते थे। तो सुल्तान ये सल्तनत से जुड़ा हुआ शब्द है, ठीक है। तो अब इसमें आपको खोजना है। तो औरंगजेब तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाता है। अब बचते हैं 2 और डी वाला ऑप्शन भी आपके पास बचा हुआ है। फिलहाल इसमें करेक्ट आंसर जो 17वां आप देख रहे हैं इसका डी ही हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं था। असल में दिल्ली सल्तनत में अगर आप देखें तो फिरोज शाह तुगलक ये पहला ऐसा सुल्तान था जिसने कि ब्राह्मणों से भी जजिया वसूलना शुरू किया, नहीं तो इससे पहले ये जजिया कर से मुक्त हुआ करते थे। ये गैर मुस्लिमों से वसूला जाने वाला धार्मिक कर था, ठीक है, जजिया। और इससे जो सल्तनत या जितने भी मुस्लिम शासक हुए हैं उन्हें बहुत अच्छी खासी आमदनी होती थी, क्योंकि हमारा भारतवर्ष इसमें हिंदुओं की ही बहुलता थी, यानी गैर मुस्लिम ज़्यादा थे, तो ज़्यादा लोगों से ये टैक्स लेने का मौका मिलता था। तो ये ब्राह्मणों को भी बख्शता नहीं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 को देखते हैं। किताबुल हिंद एक व्यक्ति के द्वारा लिखी गई किताब है, ठीक है। कौन से व्यक्ति हैं आप जानते ही हैं। तो इसमें आपको बताना है कि ये कौन सा विद्वान था, कहाँ का विद्वान था। इसमें से देश का नाम आपको चुनना है। देश क्या भाषा उसके साथ जुड़ी हुई है, तो भाषा के आधार पर दिया हुआ है।
तो प्रश्न संख्या 18 करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। ये ईरानी विद्वान था और इसका नाम आप जानते हैं वैसे अलबरूनी, ठीक है। अलबरूनी किताबुल हिंद, तहकीक हिंद भी इसको कहा जाता है। हिंदुस्तान का पूरा एक ब्यौरा जिसमें कि सामाजिक आर्थिक राजनैतिक दशाओं का विवरण प्राप्त होता है मध्यकाल की। इसके बाद प्रश्न संख्या 19 को देखते हैं। यहाँ पर एक संत कवि की बात हो रही है, सेंट पोएट हैं ये, और इन्होंने निपक्ष सेक्ट को अप्रूव किया था और ये कंटेम्प्रोरी थे कौन से शासक के, ये आपको इसमें से देखकर बताना है। संत का नाम पूछा नहीं है लेकिन संत का नाम भी आपको पता होना चाहिए। अब इसमें आप संत का नाम अगर जानते हैं तभी आप बता पाएंगे कि ये किसके कंटेम्प्रोरी थे यानी समकालीन थे। यहाँ कुछ राजाओं के नाम दिए हैं, ये मुगल बादशाह हैं असल में। और 19वां जो आप देख रहे हैं इसका सही जवाब इसमें से बी हो जाएगा। ये अकबर के समकालीन थे और इनका नाम था दादू दयाल का नाम आपने सुना होगा, तो इन्हीं की बात हो रही। प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं। यहाँ पर राज्य और राजकीय वृक्ष दे रखा है, ठीक है, अलग अलग राज्यों का। जैसे कि बिहार का दिया है पीपल, गुजरात का दिया है बरगद जो कि अपने भारतवर्ष का भी राजकीय वृक्ष है, और तमिलनाडु का दिया है चंदन, जबकि केरल का दिया है नारियल, ठीक है। बताइए इसमें से राजकीय वृक्ष कौन सा गलत दिया है, मिलान कौन सा गलत है, मिस मैच है, वो आपको देखना है। तो सैंडलवुड के नाम से आपके दिमाग में मैसूर आ रहा होगा और मैसूर के नाम से आप जोड़ लीजिए कर्नाटक को, तो तमिलनाडु अपने आप वहाँ से बाहर हो जाता है, रास्ता छोड़ देता है, ठीक है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो हमारा सी हो जाएगा। यहीं पर गड़बड़ है। चंदन का वृक्ष जो है ये राजकीय वृक्ष तो है लेकिन किसका, कर्नाटक का। इसके बाद प्रश्न संख्या 21 को देखते हैं। यहाँ पर पाला आर्द्र भूमि यानी पाला वेटलैंड के बारे में चर्चा हो रही है। आपको ये बताना है कि हाल फिलहाल में जोड़ी गई ये जो रामसर साइट है, मतलब रामसर की सूची में ये शुमार हो गया है, तो ये भारत के कौन से राज्य में है। राज्य आपको पता होना चाहिए, हर राज्य में कितनी आर्द्र भूमियाँ हैं ये मालूम होना चाहिए। तो प्रश्न संख्या 21 और इसका जो सही जवाब है वो इसमें सी हो जाएगा, मिजोरम, ठीक है, ये मिजोरम का है। बाकी अगर आप देखें तो जुलाई 2022 का समय था। रामसर स्थलों में भारत की 5 नई जो आर्द्र भूमियाँ हैं उनको शामिल किया गया जो कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की मालूम होती हैं। और उसमें करिकिली पक्षी अभ्यारण्य है जो कि तमिलनाडु का है। तमिलनाडु के 3 शामिल होते हैं इसमें, एक तो करिकिली है, दूसरा पल्लिन करई है, और इसके अलावा पिंचवरम या पिछवरम इसको कहा जाता है, ये मैंग्रोव क्षेत्र है। और ये तीनों तमिलनाडु से हैं, इनको अभी हाल फिलहाल में मतलब पिछले वर्ष शामिल किया गया। और सख्य सागर जो है ये मध्य प्रदेश का है और पाला जो आप देख रहे हैं ये मिजोरम का है। इसके बाद प्रश्न संख्या 22 को देखते हैं। यहाँ जलप्रपातों के नाम यानी जो वाटरफॉल है उनके नाम दिए हुए हैं और इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा जलप्रपात यानी कौन सा जो फॉल है वो ओडिशा में स्थित है, उसकी लोकेशन ओडिशा में है। यहाँ दिया हुआ है दूध सागर, नोआखलाई, बरखाना और बरेही पानी। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, इसका हो जाएगा सही जवाब इसमें से डी वाला। बरेही पानी जो है ये ओडिशा में है, बाकी जो है वो भी आपको मालूम होने चाहिए। तो इसमें देखें दूध सागर जो है ये आपका गोवा में है, ठीक है। नोआखलाई जो है ये आपका मेघालय में पड़ता है पूर्वोत्तर में, और कर्नाटक में है बरकाना या बरखाना। इसके बाद प्रश्न संख्या 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द स्टेट विद द लोवेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एज पर सेंसस 2011। 2011 वाला ही सेंसस अभी हमारा चल रहा है और उसी के आधार पे आपको बताना है कि सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य इसमें से कौन सा है, ठीक है। यहाँ डिकेडल देखा जाता है तो ये राज्य ऐसा होगा ना जिसकी कि डिकेडल ग्रोथ रेट नेगेटिव में चली गई थी, पॉजिटिव में थोड़ी रहे वो तो समझ में आता है, ये ऋणात्मक हो गई थी यानी कमी आई थी। तो ये राज्य कौन सा होगा आप आराम से पकड़ सकते हैं। सेंसस इतना घिस चुका है ना कि उसमें प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए, नागालैंड, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 24 को देखते हैं। सेंसस से अगर आप प्रश्न गलत करके आते हैं या फॉरेस्ट रिपोर्ट जो हमारी है 2021 वाली उसके प्रश्न अगर आप गलत करते हैं तो ये आपका गुनाह है, ठीक है, क्योंकि इतनी पुरानी चीज़ें हैं ना, मतलब ये लंबे समय से चल रही हैं, बार बार सर्कुलेट हो रही हैं, तो यहाँ से आपको आना ही आना चाहिए। अगर आप नहीं सही करेंगे तो दूसरा करेगा। तो जनसंख्या यहाँ 2011 वाली है जनगणना, उसी के आधार पे आपको बताना है कि यूपी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कौन सा जिला ऐसा है जिसमें कि जनसंख्या घनत्व जो है वो सर्वोच्च है। यहाँ जिलों के नाम दिए हैं, गाजियाबाद है, वाराणसी है, लखनऊ है, और नॉन ऑफ दीज तो आप जानते ही हैं। तो प्रश्न संख्या 24 और इसका जो सही जवाब है वो इसमें आप भी जानते हैं, ए वाला हो जाएगा। गाजियाबाद है कितनी इसकी वो भी मालूम होना चाहिए, 3971 2011 के अकॉर्डिंग, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में 3971 व्यक्ति जो है वो निवास करते हैं। आप सोच लीजिए कितनी सघन आबादी। इसके बाद प्रश्न संख्या 25 को देखते हैं। यहाँ फिर से सेंसस और इसमें पूछा गया कि उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब की जो आबादी है उसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। यहाँ जिलों के नाम दिए हैं, ललितपुर है आपका, सोनभद्र है, बलिया है और कुशीनगर।
पहचानना आसान है, विकल्प सरल ऐसे दिए हुए हैं कि आप आराम से इसमें से एलिमिनेट करके बाहर कर सकते हैं। इसमें से हो जाएगा आपका सोनभद्र। ठीक है, सोनभद्र में प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक पाए जाते हैं। इसके बाद 26 यहाँ कहा गया कि नवीनतम कृषि डेटा 2022, इसमें भारत का कौन सी फसल के उत्पादन के मामले में दूसरा स्थान है। ठीक है, यहाँ देशों की रैंकिंग बताई जा रही है विश्व स्तर पे, तो भारत इसमें दूसरे नंबर पर आता है। ये कौन सी फसल है देखें और बताएं। तो 26 जो आप देखें, इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। मूंगफली के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। बाकी अगर आप देखें तो केले के मामले में पहले नंबर पे है, नारियल के मामले में पहले नंबर पे और कॉफ़ी के मामले में 8वें नंबर पे। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या 27, यहाँ पर पूछा गया कि उत्तर प्रदेश का इसमें से कौन से उत्पादन के मामले में, किस चीज़ के उत्पादन के मामले में पहला स्थान नहीं है। तो यहाँ कुछ उत्पादों के नाम दिए हुए हैं, जैसे कि अमरूद है आपका, शहद है, आम है। इसमें से किस मामले में यूपी नंबर 1 नहीं है वो आपको बताना है। और 27 जो आप देख रहे हैं, इसका राइट आंसर इसमें से डी हो जाएगा। इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें कि यूपी नंबर 1 ना हो, सभी में प्रथम। इसके बाद 28 यहाँ पर कहा गया कि हाईएस्ट इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन द, यहाँ डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको ब्लैंक स्पेस में भरना है, द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एज पर द उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021। ये प्रादेशिक भी होती है और देश स्तर पे भी होती है। तो हमारा जो स्टेट फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट है तो ये 2021 की है। इसके आधार पे आपको बताना है हाईएस्ट इंक्रीज कहाँ पे फॉरेस्ट कवर में दर्ज किया गया है। जंगल सिकुड़ते जा रहे हैं, लेकिन जहाँ पे ये बढ़े हुए हैं ये चर्चा का विषय है। तो 28 को आपने देखा, करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। इसमें से कोई नहीं। असल में वैसे वनावरण के मामले में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वृद्धि सहारनपुर में दर्ज की गई है और ये 42.92 स्क्वायर किलोमीटर की है। ठीक है, तो इसमें सहारनपुर दिया ही नहीं है, तो हम नॉन ऑफ दीज को चुनने के लिए विवश हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 29 को देखते हैं। यहाँ देखें, संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है यानी ज्वाइंट सेशन होता है, इसका प्रावधान हमने कौन से देश से बोरो किया है। संविधान में बहुत सारी चीज़ें दूसरे देशों के संविधानों से ली गई। ठीक है, तो इसमें आप बताएं ये वाला प्रावधान हमने कहाँ से लिया है। 29 को आप ध्यान से देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इस चीज़ को बोरो किया है। मतभेद की स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा जो कि 2 सदन होते हैं संसद के, उनकी संयुक्त बैठक को बुलाया जाता है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या 30 को देखते हैं। नागरिकता शब्द से संबंधित संविधान का कौन सा भाग है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, जितने भी पार्ट हैं उसमें क्या क्या है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो कौन वाले भाग में नागरिकता का जिक्र किया गया है। इसमें 1, 2, 3 और 4A दिया हुआ है। और तीसरा जो आपने देखा, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ये भाग 2 है। ठीक है, संविधान का भाग 2 ये सिटीजनशिप यानी नागरिकता से जुड़ा हुआ है। बाकी भाग 1 में आपके यूनियन और टेरिटरी का प्रावधान है ना। मौलिक अधिकार जो है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये आपके, माफ़ कीजिएगा, फंडामेंटल राइट्स जो है वो आपके पार्ट 3 में है यानी भाग 3 में है। और भाग 4A जो आप देख रहे हैं वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का है। ठीक है, और बीच में भाग 4 जो आप देखते हैं वो DPSP का है यानी नीति निर्देशक सिद्धांत। तो ऐसे करके इसमें प्रश्न का उत्तर हमने दिया और करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 को देखिए। वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है। अब यहाँ सदस्य संख्या आप बताइए, नंबर दिया हुआ है और इसका जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा, 543। ठीक है, वर्तमान में सदस्य संख्या 543 और अधिकतम कितने हो सकते हैं तो 552। इसके बाद प्रश्न संख्या 32 को देखते हैं। टू बिकम अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली अ पर्सन मस्ट बी एट लीस्ट, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए वो आपको बताना है। 30 ईयर्स, 35, 25, 22। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो 32वां आपने देखा, करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, 25 साल। 25 साल से कम नहीं होना चाहिए। अगर आप 25 साल से कम के हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। प्रश्न संख्या 33 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि कौन सा निकाय ऐसा है जो कि अर्ध न्यायिक निकाय इसमें से नहीं है। ठीक है, क्वासी जुडिशियल बॉडी इसमें से कौन सा नहीं है वो आपको चुनकर बाहर करना है। तो इलेक्शन कमीशन है हमारा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है यानी केंद्रीय सूचना आयोग। अब इसमें आप देखें और बताएं, जो नहीं हो वो चुनकर आपको बाहर करना है। और 33 जो आपने देखा, इसका सही जवाब इसमें से हो जाएगा डी वाला। कोई भी ऐसा नहीं है जो कि क्वासी जुडिशियल में नहीं आता। ठीक है, अर्ध न्यायिक निकाय में ये सभी आते हैं। प्रश्न संख्या 34 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि वोल्गा रिवर जो है ये ओरिजिनेट होती है असल में वल्दाई हिल्स से। वल्दाई की पहाड़ियाँ जो है वहाँ से वोल्गा नदी निकलती है। इसका आपने उद्गम देख लिया, मतलब जहाँ से ये ओरिजिन इसका होता है।
आपको ये बताना होगा कि इसका समापन कहाँ पे होता है। नदी जो है वो कोई ना कोई स्रोत ढूंढकर उसमें समा जाती है, समुद्र हो सकता है या कोई बड़ी नदी हो सकती है। तो इसमें आप ध्यान से देखें और बताएं। और 34 जो है इसका राइट आंसर इसमें से डी हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज, क्योंकि ब्लैक सी में नहीं गिरती है, बाल्टिक सी में नहीं गिरती है और मेडिटेरियन यानी भूमध्य सागर में भी नहीं गिरती है। तो फिर इसका समापन कहाँ पे होता है? वोल्गा नदी जो है ये वल्दाई हिल्स से निकलती है और कैस्पियन सागर में जाके गिरती है। लंबा ये रूट तय करती है और यूरोप की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या 35 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल्केनो इज लोकेटेड इन इंडोनेशिया? इसमें से कौन सा ज्वालामुखी ऐसा है जिसकी लोकेशन इंडोनेशिया में है और वहाँ पर वो तबाही फैलाता है? क्योंकि ज्वालामुखी जहाँ भी होंगे वहाँ अशांति होगी। तो बताइए, यहाँ कुछ ज्वालामुखियों के नाम दिए हैं, जैसे कि मौना लोआ है, मेरापी है आपका, और शकुराजिमा है। ठीक है, ये भी एक वॉल्केनो का नाम है, और न्यारागोंगो है। 35 करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। ये माउंट मेरापी है जो कि इंडोनेशिया में है, लेकिन बाकी जो ज्वालामुखी हैं उनकी भी अवस्थिति आपको अनिवार्य रूप से मालूम होनी चाहिए। मौना लोआ ये हवाई आइलैंड पे पड़ता है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। शकुराजिमा जैसा नाम है, शकुराजिमा ये जापान का है, और न्यारागोंगो जो है ये कांगो का है, कांगो न्यारागोंगो। इसमें आप राइमिंग मैच करा के याद कर सकते हैं। इसके बाद 36 को देखते हैं भाई। यहाँ देखिए, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर द टिहरी डैम हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड? टिहरी डैम जब बना और उसके बाद भी इसका लगातार विरोध होता रहा है, क्योंकि ये नदी की संरचना को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर रहा था। तो अब इसमें से आपको बताना है कि ये कौन सी नदी पर बना हुआ है। 36 और करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, भागीरथी। भागीरथी और अलकनंदा जब मिलती है ना देवप्रयाग में, तो वहाँ से गंगा की मुख्य धारा का जन्म होता है और वो हरिद्वार से मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है। तो ये भागीरथी जो कि गंगा की मुख्य धारा है, मतलब गंगोत्री हिमनद के पिघलने से बनती है, तो उसी पर बनाया गया है। गंगा का आधा जो वेग है वो अवरुद्ध हो गया है। इसके बाद प्रश्न संख्या 37 को देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ पर बात हो रही है कॉन्टिनेंट की, तो ये थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ये आपको इसमें से देखकर बताना है कौन सा होगा। नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, अंटार्कटिका है और यूरोप है। तीसरे नंबर पे कौन सा आता है? तो तीसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो करेक्ट आंसर इसका होना चाहिए नॉर्थ अमेरिका। उत्तरी अमेरिका जो है वो तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो इसमें क्रम भी आकार का आपको पता होना चाहिए, क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। तो सबसे पहले स्थान पे इसमें एशिया आता है आकार के लिहाज से और जनसंख्या के लिहाज से, दोनों मामलों में ये नंबर 1 है। उसके बाद आप देखेंगे तो सबसे बड़ा अफ्रीका है आपका, जिसे अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, पिछड़ेपन की वजह से। उसके बाद उत्तरी अमेरिका है तीसरे नंबर पे, दक्षिणी अमेरिका है, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है। इस तरीके से आप देखते हैं, माफ कीजिएगा, अंटार्कटिका है, यूरोप है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। तो ये महाद्वीपों का क्रम है। इसमें एशिया सबसे पहले नंबर पे है और तीसरे स्थान पे आपका नॉर्थ अमेरिका है। इसके बाद प्रश्न संख्या 38 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पास इज लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट? पूर्वोत्तर के राज्यों में या पूर्वी राज्यों में इसमें से कौन सा दर्रा अवस्थित है? उसकी अवस्थिति जो है वो पूर्वोत्तर में। यहाँ जोजिला है, शिपकीला है, लिपुलेख है और नाथुला है। ये जो ला वर्ड होता है ना, ये पर्वतीय बोलचाल का शब्द है। ला का मतलब खुद ही दर्रा होता है, तो ला भी लिखें और पास भी लिखें, ये सही नहीं। अब आप बताएं इसमें से कौन सा पूर्वोत्तर में पड़ता है, पूर्वी राज्यों में स्थित है? तो सबकी लोकेशन आपको मालूम होनी चाहिए। देखिए, जोजिला जो है ये जम्मू कश्मीर का है, शिपकीला आपका हिमाचल का है, तो ये दोनों पूर्व में होने से रहे। लिपुलेख भी नहीं होगा क्योंकि वो उत्तराखंड में है। नीतिमाना, इस तरह के दर्रे जो हैं ये भी उत्तराखंड में है। लेकिन नाथुला अकेले जो आप देख रहे हैं वो सिक्किम में है, तो इसमें से आप चुन लीजिए नाथुला को। इसके बाद प्रश्न संख्या 39 को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सैनिक स्पॉट इज लोकेटेड इन शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश? मतलब उत्तर प्रदेश का जो शाहजहांपुर जिला है वहाँ पे कौन सा दर्शनीय स्थल इसमें जो विकल्प में दिया हुआ है उसमें से मौजूद है? तो ये औघड़नाथ का मंदिर है, अशफाक उल्ला खां की मज़ार है, संत कबीर का निर्वाण स्थल है और वाराह मंदिर है भगवान विष्णु का। तो बताइए इसमें से कौन सा दर्शनीय स्थान जो है वो शाहजहांपुर में? 39 और सही जवाब इसका हो जाएगा इसमें से बी वाला। अशफाक उल्ला खां का जो टॉम्ब है वो यहाँ पे स्थित है। बाकी आप देखें तो औघड़नाथ मंदिर जो है वो मेरठ में पड़ता है। संत कबीर निर्वाण स्थल ये मगहर, यानी अभी तत्काल में नाम है उस जिले का संत कबीर नगर, पुराना नाम था मगहर, तो वहाँ पे स्थित है। और भगवान वाराह का मंदिर जो है ये सोरो में पड़ता है, यानी कासगंज इसकी लोकेशन। इसके बाद प्रश्न संख्या 40। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश द इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड? यानी भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान की लोकेशन आपको बतानी है। बताइए
वाराणसी, इसमें जो जिलों के नाम दिए हैं, वाराणसी, महोबा, यहाँ आप देख रहे हैं, और बुलंदशहर। तो प्रश्न संख्या 40, करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। इसमें से कुछ नहीं, नॉन ऑफ दीज को आप चुनेंगे, क्योंकि झांसी इसकी एग्जैक्ट लोकेशन होगी। झांसी में भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान है। कई बार ये कई विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 41 को देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में बुद्ध थीम पार्क स्थित है। बुद्ध थीम पार्क की लोकेशन कहाँ पे है आपको बताना है। जिलों के नाम दिए हैं इसमें, गौतम बुद्ध नगर, श्रावस्ती, कुशीनगर और वाराणसी दिया है। और प्रश्न संख्या 41, सही जवाब इसका क्या हो जाएगा। भगवान बुद्ध का इसमें से संबंध हालांकि कई स्थानों से है, लेकिन इसमें से वाराणसी वाला जो उत्तर है वो सही होगा। सारनाथ में ये स्थित है बुद्ध थीम पार्क, ठीक है। तो इसका ए वाला ऑप्शन हम चुन लेते हैं। प्रश्न संख्या 42 को देखते हैं। इसमें से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट से जुड़ा हुआ नहीं है। तो फर्रुखाबाद में कौन सा मेला लगता है या कौन सा महोत्सव आयोजित होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में जितने भी जिले हैं वहाँ पे लगने वाले मेले, महोत्सव इत्यादि पूछे जाते हैं। अब फिलहाल यहाँ देखते हैं तो रामनगरिया मेला है, कजली महोत्सव है, श्रृंगी रामपुर का मेला है और श्रावणी मेला है जो कि सावन के महीने में लगता है। तो 42वां आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इसमें से बी वाला। कजली महोत्सव जो है इसका संबंध महोबा से है, फर्रुखाबाद जिले से नहीं है। यहाँ यही पूछा था कि कौन सा विकल्प जो है वो फर्रुखाबाद से संबंधित नहीं है। तो कजली फेस्टिवल इसमें से बाहर हो जाता है, बाकी सभी जो है वो फर्रुखाबाद से संबंध रखते हैं, ठीक है। कजली महोत्सव कहाँ पे लगता है, महोबा में लगता है। प्रश्न संख्या 43 को देखते हैं। राई डांस की बात हो रही है। राई नृत्य या राई डांस जो है ये बुंदेलखंड की महिलाओं के द्वारा किया जाता है और ये मयूर नृत्य होता है। मोर जैसी वेशभूषा और उसी जैसे हाव भाव बना के इसको किया जाता है। अब ये कौन से मौके पर आयोजित होता है, मतलब ऐसा तो है नहीं कि साल भर नाचते ही रहेंगे, कोई खास अवसर होता है। वो कौन सा मौका होता है बताइए। नवरात्रि का समय होता है, या श्री कृष्ण जन्माष्टमी होती है, या होली का पर्व होता है, या दीपावली होती है, बताइए। तो 43 जो है इसका राइट आंसर इसमें से बी हो जाएगा, ठीक है। ये कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पे होता है। भगवान कृष्ण को मयूर पंख और मयूर से कितना लगाव था आप जानते हैं। तो ये मोर डांस है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 44 को देखते हैं। पूर्वांचल क्षेत्र से इसमें से कौन सा लोकगीत जुड़ा हुआ है वो देखिए और बताइए। रसिया है, कजरी है, आल्हा है और बिरहा है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो बिरहा का संबंध है पूर्वांचल क्षेत्र से, ठीक है। विरह वेदना महिलाओं के मन में जो होती थी, जो हाउसवाइफ होती थी पहले के समय में, वो निहायत ही शोषण का शिकार होती थी। उनके ऊपर जो ससुराल वाले हैं उनका अच्छा खासा दबाव होता था और मायके की ओर से ये प्रेशर होता था कि लौट के मत आना, इज्जत का प्रश्न है, जैसी भी रहो, जिस परिस्थिति में रहो तुम ससुराल में ही निवास करो। तो ऐसे में वो अपने दुख दर्द को किससे कहें, तो वो अपने गीत के माध्यम से, गाने के माध्यम से उसको जाहिर करती थी, तो वो बिरहा होता था। बाकी अगर आप देखें तो रसिया जो है ये ब्रज का है, कजरी आपकी मिर्जापुर की है और आल्हा जो है ये बुंदेलखंड का है। आल्हा उदल की वीरता पर आधारित है। प्रश्न संख्या 45 को देखते हैं। लता मंगेशकर ने, यहाँ पे स्थान आपको भरना है, खाली जगह जो है मतलब किस स्थान का नाम होगा, वहाँ के भिंडी बाजार घराने के अमान अली खां से संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी। वैसे तो इन्होंने कई जगह से म्यूज़िक का जो प्रशिक्षण है उसको प्राप्त किया था, लेकिन ये भिंडी बाजार घराने के अमान अली खां है। लेकिन भिंडी बाजार घराने का संबंध कौन से स्थान से है एग्जैक्टली आपको ये बताना होगा। और 45 जो है इसका राइट आंसर इसमें से सी हो जाएगा, ये बॉम्बे है, ठीक है, ठीक है। बम्बई का जो भिंडी बाजार घराना है वहाँ से ये शिक्षा प्राप्त करती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। ये है 46। मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक की स्थापना ये की गई थी 1926 में। समय दिया हुआ है, समय भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान से देखिए। लेकिन ये कहाँ पर की गई ये आपको बताना होगा। मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक, आप जानते ही हैं कि भारतीय शास्त्रीय संगीत जो है उसकी दो शैलियाँ हैं मुख्य रूप से, कर्नाटक संगीत है और हिंदुस्तानी है। तो हिंदुस्तानी में तमाम भेदभाव है, मतलब वर्गीकरण है। यहाँ ये जो कॉलेज है ये है कहाँ पे, जगह आपको बतानी है। तो 46 आप ध्यान से देखें, करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। ये लखनऊ में है, ठीक है। इसकी लोकेशन कहाँ पे है, लखनऊ में है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 47 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि डगडगो, ठीक है। डगडगो जो है ये शब्द है, एक शब्द है, वो तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है। डक डक गो, ठीक है। डक का मतलब क्या होता है आप जानते हैं। तो ये विचित्र नाम किस चीज़ का है बताइए। ये कंप्यूटर वायरस है, कंप्यूटर प्रोग्राम है, या किसी तरह का सर्च इंजन है, या सॉफ्टवेयर है। तो 47 का करेक्ट आंसर इसमें सी हो जाएगा। ये क्या है, इसमें गो वर्ड से आप वैसे भी अंदाजा लगा सकते थे। गो का मतलब होता है जाना,
किसी चीज़ की तलाश में आप निकल रहे हैं, यानी इसे आप सर्च इंजन से जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो सर्च इंजन इसका सही विकल्प हो जाएगा। वायरस नहीं है, कुछ लोग वायरस भी समझ सकते हैं लेकिन नहीं। इसके बाद प्रश्न संख्या 48 को देखें। यहाँ पर कहा गया कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न आएंगे, सावधान रहिएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉर्मेटिंग 2 तरह की होती है। अब ये कौन कौन सी फॉर्मेटिंग होती है बताइए। तो इसमें कैरेक्टर और पैराग्राफ है, वर्ड और सेंटेंस है, सेंटेंस और कैरेक्टर है, कैरेक्टर और सेंटेंस है, ऐसे करके इसमें पेयर दिया हुआ है। आप बताएं। तो 48 जो है इसका राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा, मतलब कैरेक्टर और पैराग्राफ वाला जो इसमें ऑप्शन है वो सही है और इसीलिए हम इसको चुनते हैं। प्रश्न संख्या 49 पूछा गया है कि दुनिया का पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर माना जाता है, किसको माना जाता है बताइए। तो ये बायरन है, लवलेस है या फिर हॉपर है या ट्यूरिंग है, इसमें कुछ अलग अलग जो व्यक्ति हैं उनके नाम दिए हैं। 49 करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी वाला, ये एडा लवलेस है, ठीक है। यहाँ नाम आप देख रहे हैं, इन्हें दुनिया का पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर माना जाता है। और अंतिम प्रश्न को हम इस टेस्ट के देखेंगे जो कि है 50वां। इसमें पूछा गया है कि VLSI, ठीक है, VLSI इसका फुल फॉर्म क्या होता है बताइए। इसमें दिया हुआ है विजुअल लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, विजुअल लार्ज स्केल इंटरनेट, वेरी लार्ज स्केल इंटरनेट या वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और 50वां जो है इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें से डी वाला, ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये VLSI का पूरा नाम है। तो इस तरह की फुल फॉर्म भी आपको मालूम होनी चाहिए। और यहाँ पे ये सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट समाप्त होता है। इसमें इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।